अस्सलाम वालेकुम। आज हम डॉर्वन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी अर्ली हिस्ट्री और उसने क्या क्या किया उसके बारे में, और फिर उसकी जर्नी कैसी रही, और एट द एंड पे उसकी थ्योरी क्या थी, फिर उसके पॉइंट्स क्या थे। तो ईच एंड एवरीथिंग हम उसको कोशिश करेंगे कि इसमें डिस्कस करें। चार्ल्स का जो कंप्लीट नेम है वो हमारे पास है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। और वो 1809 में जो है वो पैदा हुआ, और 1882 में उसकी डेथ हुई। और वो बॉर्न किस डेट को एग्जैक्ट हमारे पास आ जाती है, 12 फेब। और फादर जो उनके थे वो जो फिजिशियन थे। और डार्विन ने कलेक्ट क्या किया, डॉग्स एंड हंटिंग बर्ड्स। यूथ जब वो अपनी जवानी में थे तो उन्होंने ये दो चीजें जो है वो कलेक्ट की। वो हमारे पास क्या थी, डॉग्स और हंटिंग बर्ड्स। और ये जो एक्टिविटीज थी, इस एक्टिविटीज ने जो उसने कलेक्शन की जो स्कूल एजुकेशन के दौरान में उसके इंटरेस्ट को कम कर दिया। और फिर उसके बाद वो मेडिकल स्कूल जो कि एडनबर्ग में था, वो उसमें उसने जो है वो एंटर हुआ, एडमिशन लिया स्कॉटलैंड में 1825 में। और उसने तब वहाँ पे जो 2 इयर्स का ड्यूरेशन रहा, वहाँ पे उसने साइंटिस्ट की कंपनी को एंजॉय किया। और क्योंकि वो मेडिकल स्कूल था, और वहाँ पे जो है वो पेन, और जैसे हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं वहाँ पे आपको उस तरह के सीन देखने को मिलते हैं। तो वो जो डॉर्वन था वो पेन को देख नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि मेडिसिन के इंटरेस्ट, जो मेडिसिन था उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करने की बजाय उसके फादर ने उसको जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वहाँ पे जो क्लर्जी की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए वहाँ पे उसको भेज दिया। और चार्ल्स ने वहां पे जाके बेसिकली कि एज ए जो है वो एनरोल किया क्रिस्ट कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज में है। और वहां पे उसने ग्रेजुएटेड जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन 1831 में। और वहां पे उसने जो है वो पादरी की ट्रेनिंग भी हासिल की, चर्च ऑफ इंग्लैंड में पादरी की, जिसको हम क्लेरजी का नाम दे रहे हैं। और कैम्ब्रिज से जो है वो उसने ग्रेजुएशन की 1831 में। और फिर उसने ये ट्रेनिंग हासिल की, वो उसके लिए जो है वो डिसअपॉइंटिंग थी। और उसने ये इंजॉयमेंट के लिए कि वो जो कैम्ब्रिज में साइंटिस्ट मौजूद थे उनकी कंपनी को ज्वाइन किया। और वहां पे उसने इंजॉय किया, और उसने अपना जो पैशन था, अपना जो इंटरेस्ट था वो किसमें, कलेक्शन में किया। कि कलेक्शन जो बीटल्स था उसकी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन की, और वो कहाँ पे की, जहाँ पे वो कैम्ब्रिज में साइंटिस्ट के साथ स्टे करता था। और इस तरह से उसने जो है वो बीटल टैक्सोनॉमी की कंट्रीब्यूशन में अपना जो है वो नाम बनाया। नेक्स्ट फिर उसने जो है वो बहरी सफर किया HMS बीगल का। और वहां पे हमारे पास जो है वो जॉन एस हैंसलो जो है वो बॉटनिस्ट था कैम्ब्रिज में, जहाँ पे वो साइंटिस्ट की कंपनी में रहा। और उसने जो है वो जो हमारे पास जॉन एस हेंसले था, उसने उसको नॉमिनेट किया डार्विन को, किस लिए, कि एज ए नेचुरलिस्ट के तौर पे कि वो मैपिंग करे, एक्सपीडिशन मुहिम पे अपने चले जाए। और इस मुहिम के लिए उसने वर्ल्ड के अराउंड जो है वो ट्रैवल करना शुरू किया डार्विन। उसके बाद जो है वो नेचुरलिस्ट के तौर पे जो है HMS बीगल में उसने जो है वो अपना सफर स्टार्ट किया। और वो वहां पे घूमता फिरता रहा। और वो जो उसका जो सफर था वो 27 दिसंबर 1834 में उसने स्टार्ट किया। और ये कितने ईयर का सफर था, 5 ईयर का सफर था। डॉर्वन ने जो है वो कलेक्शंस वहां से, वो जो इस 5 साल के दौरान में उसने अपनी कलेक्शन की डिफरेंट आइलैंड से, डिफरेंट बीगल से, वो वहां पे घूमा और उसने उसकी कलेक्शन की। और वो जो कलेक्शन करके वो लेके आता था वो कैम्ब्रिज में आके सबमिट करवाता था। और उसके वहां पे उसने जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसको भी एक्सप्लोर किया। और उसके अलावा वो जो फोसल बेड्स मौजूद होते हैं या वोल्केनिक पीक्स होती हैं उसको भी उसने जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहां पे जाके वो जो कलेक्शन उसको मिलती थी स्पीशीज की, वो लेके आ जाता था। और यहाँ पे ये जो मैंने साथ साथ आपको ये बता रही हूँ कि इसने इतने साल में सफर किया या इतने वीक्स में सफर किया, या फिर उसने एजुकेशन कहाँ से की, किस ईयर में की, ये आपने इसके साथ साथ याद करना है। ठीक है, तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो आपके MCQs भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो डार्विन है उसने कहाँ पे जाके 5 वीक्स एक्सपेंड किए, अपने जो है वो स्पेंड किए, वो हमारे पास है गैलापागोस आइलैंड।
और ये गैलापागोस आइलैंड बेसिकली है क्या, ये एक है वोल्केनिक जो आइलैंड होता है, उसका ग्रुप होता है। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे आप पांच छह स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप में रहते हैं, सेम इस तरह से आइलैंड का हमारे पास ग्रुप है जिसको हम गैलापागोस आइलैंड का नेम देते हैं। और ये तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है, वो जो एक्वाडोर की कोस्ट है उससे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट और एनिमल लाइफ है इन आइलैंड पे, और ये जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो उसको जो ज्यादातर जो है वो एवोल्यूशनरी आइडिया है उससे रिलेट करती थी। और जब ये उसने सफर अपना जो है वो खत्म किया, तो तब उसकी एज कितनी थी, 27 ईयर्स ओल्ड थी। और उसने अपनी जो लाइफ की जो रिमेनिंग स्पेसिमेंट्स थे और जो री रीडिंग थी, उसने बाद में उसको जो है वो वर्क किया उस पे, और उस पे टाइम लगा के अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई, जो उसने स्पेसिमन या नोट्स उस दौरान में लिखे, और उसको फिर उसको री रीड किया। और फिर उसमें जो है वो चेंजेस लेके आया, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन को उसने क्या किया, पब्लिश किया। और उसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन है वो सबसे पहले जो और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। और उसने ये कब पब्लिश किया, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, या फिर इसको आप बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हैं, या फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, पब्लिश की 1859 में। और ये एक रेवोल्यूशनरी लेके आया है बायोलॉजी की फील्ड में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्टिनेंट्स हैं, इसको हम कोशिश करते हैं कि सबको एक साथ देखें। और इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपके पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 रिवर्स हैं। और इस 7 और 5 कॉन्टिनेंट्स में ये जो एरिया है आपके पास, अ, यहाँ तक जो है ये इतना एरिया आपके पास एशिया का है। और ये जो आपके पास एरिया है यूरोप का है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपके पास आ जाता है ऑस्ट्रेलियन आइलैंड। ये आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है। और इस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ये आपके पास यहाँ पे जो है ये अफ्रीका आपको शो होगा। और अफ्रीका के बाद यहाँ पे ये आपके पास इंग्लैंड है। और इंग्लैंड जो है वो यूरोप से आपके पास इस तरफ को आ जाता है, आप इसको कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये जो है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और ये आपके पास यहाँ पे साउथ और नॉर्थ अमेरिका दोनों एक साथ हैं। और ये एक यहाँ पे आपके पास ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये बैरियर्स हैं, और इन बैरियर्स की मदद से ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं, और ये एक दूसरे से सेपरेट भी हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, और ये सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। और ये आपके पास है अटलांटिक ओशियन, जो कि नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है। और दूसरा आपके पास यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके दरमियान में आता है। ठीक है। और ये आपके पास इंडियन ओशियन है। और इंडियन ओशियन आपके पास ये जो ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका और यूरोप और एशिया इनको अलग करता है। और ये आपके पास सारा जो है इंडियन ओशियन, और इसमें ये जो आपके पास छोटे छोटे पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये आपके पास बेसिकली है यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं और कुछ आइलैंड्स हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको, यहाँ से उसने अपना सफर जो है वो स्टार्ट किया, ये इंग्लैंड। और इंग्लैंड में हमने कहा कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और फिर उसने यहाँ से अपना सफर जो है वो स्टार्ट किया। और यहाँ पे जो है वो फिर अटलांटिक ओशन से होता हुआ, और फिर ये जो हमारे पास जो साउथ अमेरिका है यहाँ से होता हुआ वो यहाँ पे साउथ अमेरिका में एंटर हुआ। और साउथ अमेरिका के ये जो हमारे पास ये एरिया आ जाता है साउथ अमेरिका से अंदर नहीं, बल्कि ये जो बाहर जिसमें वो वाटर है वो यहाँ से होता हुआ जो है वो यहाँ पे आया। ये जो आपको डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास ग्रुप है आइलैंड का, जिनको हम गैलापागोस आइलैंड का भी नेम देते हैं। ठीक है। और इसी गैलापागोस आइलैंड पे उसने 5 वीक्स जो है वो स्टे किया। और उसमें ये जो हमारे पास ये जो डॉट डॉट्स हैं और उसमें कौन कौन से हमारे पास एरिया आता है, वो हमारे पास है
एल्बी मार्ले और जेम्स, एंडी फैटिगेबल और चैथम। ठीक है, ये आपके पास ये जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, ये जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको गैलापागोस आइलैंड का नेम दिया। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे। ठीक है, ये वोयेज ऑफ डार्विन, ये उसने जो किया वो हमने अपने कॉन्टिनेंट में देखा। नेक्स्ट हमारे पास है अर्ली डेवलपमेंट, जो कि डार्विन के आइडिया से पहले थी। कि डार्विन के पहले जो आइडिया दिया उसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का, एवोल्यूशन के बारे में, उससे पहले क्या क्या एग्जिस्ट करता था, उसकी क्या डेवलपमेंट थी, वो हमारे पास है। कि डार्विन ने एक्सेप्ट क्या किया कि जो मोस्टली साइंटिस्ट की ओपिनियन क्या थी कि सफर को स्टार्ट करने से पहले, बहरी सफर को, कि जमीन पे जो है वो तकरीबन 60,000 ईयर्स एगो जो इनहेबिटेंट्स थे, जो रहायशी थे पीपल, वो रहते थे। और उनमें जो है वो कोई चेंज जो है वो नहीं आई। तो दूसरा डार्विन ने एक ऑब्जर्वेशन बनाई इस दौरान में, और उसने कहा कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, और उसमें यह था कि चेंज जो है वो अक्कर होता है। और उसने ये कहा कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको जो है वो ग्रेजुअल चेंज के थ्रू होते हैं, वो अब्रप्टली चेंज नहीं होता कि एकदम से 1 साल के अंदर ये सब कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि इसको 10 साल, 20 साल, 50 साल लगेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो डाइवर्सिटी होती है मॉडर्न स्पीशीज के, वो जो 6,000 ईयर्स एगो की बात है, ये तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, और उसके बाद डार्विन का एक उसने आइडिया अपने माइंड में किया कि ये जो स्टडी है ये 20 ईयर्स पहले की है। और उसने दूसरी ये है कि डार्विन जो है वो डाई कर गया, जो जेनेटिक प्रिंसिपल है, क्योंकि जो मेंडल ने जेनेटिक्स, मेंडल को कहते हैं कि वो जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, तो वो उसके बाद उसने जेनेटिक का कंसेप्ट दिया। तब जब डार्विन की डेथ हुई तो तब ये जेनेटिक प्रिंसिपल जो था वो नहीं जानता था, जो कि उसकी थ्योरी को सपोर्ट करता था। ठीक है, अब जियोलॉजी हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जियोलॉजी है स्टडी ऑफ अर्थ, जिसको जियोलॉजी का नाम दिया जाता है। और डार्विन ने रीड की एक बुक को, और वो किसकी बुक थी, वो आपके पास चार्ल्स लॉयल की बुक थी। और उसने उसको क्या कहा उस बुक को, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। और लॉयल ने जो है वो क्या डेवलप किया कि थ्योरी ऑफ या आइडियाज ऑफ अनदर जियोलॉजिस्ट, वो जो दूसरे आइडियाज थे जियोलॉजिस्ट के, उसने जो है वो डेवलप की। उसमें से एक जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास क्या है, जेम्स हुटन। और उसकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। वो क्या कि यूनिफॉर्म होता है उसमें, वो एब्रप्ट नहीं होता, और उसको जो है वो टाइम के साथ साथ और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो फोर्सेस ऑफ विंड, रेन, रिवर्स, वॉल्केन्स एंड ये जो जियोलॉजिकल अपलिफ्ट होती है, ये शेप जो है वो अर्थ की, वो टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो गई है। इवन अब भी चेंज हो गई है। दे हैव ऑल्सो चेंज द अर्थ इन द पास्ट, पास्ट में भी चेंज होती रही है, और अब भी इवन उसमें चेंजेस आती रहती हैं कोई ना कोई, टाइम के साथ साथ उसमें तरक्की होती रहती है। ये जो लॉयल और हुटन, लॉयल ने जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिया, और हुटन ने जो है वो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म दिया। और उसने उसमें क्या कहा कि बिलीव करते थे कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो मिल के जो अर्थ की शेप होती है उसको चेंज करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायर होता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर होंगे, जस्ट एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। और जो कैटाट्रॉफिक इवेंट होते हैं, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, वो इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते। और उसकी जो बुक थी, जो हमारे पास जियोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स थे मेन। और वो क्या थे कि इस दौरान में ये जो ऑब्जर्वेशन हुई डार्विन से पहले, उसने 2 ऑब्जर्वेशन रखी, और वो कौन सी थी उसके माइंड में। एक ये था कि जमीन जो है वो बहुत पुरानी है, और कितनी पुरानी है, 6,000 साल पहले की। और उसके अलावा कि जो अर्थ की शेप होती है, उसकी जो फेस होता है,
वो ग्रेजुअली चेंज होता है, उसको लॉन्ग पीरियड्स रिक्वायर होते हैं, उसको लॉन्ग टाइम रिक्वायर होता है। और दूसरा लिविंग फॉर्म जो है वो चेंज होती है ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। ये अब्रप्ट चेंज नहीं होगा, उसको ग्रेजुअल रिक्वायरमेंट टाइम की चाहिए होगी। फोसिल एविडेंस की बात करें तो जो हिस्टोलॉजिकल डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट्स या एनिमल जो है वो डाई कर जाते हैं और वो फिर रह जाते हैं अर्थ पे या लैंड पे। और अगर वो वहीं पे ही रहेंगे, अगर उसको कोई खा जाएगा या वो कहीं इधर उधर से मूव कर जाएंगे, तो वो फिर नहीं अवेलेबल होंगे। और अगर वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे रहने के साथ साथ टाइम के साथ साथ उस पे तह जमती जाएंगी और वो फोसिल इकट्ठे होते रहेंगे, तो हमारे पास फोसिल एविडेंस के लिए होते हैं कि जैसे हम कुंडली निकालते हैं ना, वो उसमें इंडिया में के एक कुंडली निकाल लेते हैं कि इसकी ये अभाव इजाद में। तो वो सेम इसी तरह से वो उस एनिमल से या उस प्लांट से हम ये भी जान सकते हैं कि पास टाइम में कौन से प्लांट एग्जिस्ट किए और वो अब क्यों नहीं रहे। और ये जो एच एम बीगल जो था, जो कि रीच साउथ अमेरिका में वो किए, और वहां पे उन्होंने जो है वो डगिंग की, और उस दौरान में जो रिवर बेड से ग्रासी प्लेन्स जो हैं वो देखने को मिली, और उनको जो है वो पैम्पस का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो जो अर्जेंटीना में होती है उनको पैम्पस का नाम दिया जाता है। और डार्विन ने टू टाइप्स के फोसिल्स फाउंड किए वहां पे। नंबर वन पे एक वो फोसिल से जो कि अदर एनिमल से डेराइव किया, जिसमें हमारे पास एक्सटिंक्ट या वो स्पीशीज आ जाती हैं, हिपोपोटामस। ये हमारे पास एक एनिमल लाइक होता है, और जो अब क्या कहलाता है टॉक्सोडोन। और इससे पहले जो हॉर्स के जो हमारे पास फोसिल देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थो एंथेरियम। ठीक है, और ये जो दोनों हमारे पास एनिमल्स के फोसिल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और मॉडर्न जो हमारे पास हॉर्सेस हैं, वो हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं, वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, जो अभी हमने कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका देखा। इसके अलावा जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया कि ये जो हॉर्सेस थे उन्होंने अमेरिका से जो है वो बॉर्ड किए इन 15, हमारे पास 1500 की बात है। और फॉसल जो बेसिकली ये थे, इनका क्या था कि ये सजेस्ट क्या करते कि हॉर्सेस जो है वो अब प्रेजेंट है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इससे पहले जो है वो एक्सटेंट थे। ठीक है, और इवन आप पहले अगर देखें, जो अभी कुछ इयर्स की पहले की बात है, आप पाकिस्तान जब बना था उसके बाद कितना हॉर्स राइडिंग और ये सारा सिस्टम मौजूद था, लेकिन अभी हमें देखने को नहीं मिलता। अगर देखने को मिलता है तो बहुत कम मिलता है। दूसरी हमारे पास इसमें एक और फॉसल्स आ जाते हैं कि फॉसल एक होते हैं कि एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंट करना, और एक है फॉसल जो कि दूसरे एनिमल से, और वो दोनों एनिमल्स सेम हो जो कि उससे अराइज किया। उसने एक जेंट आर्मिडोलास वो फाउंड किया, और दूसरा उसने जेंट स्लॉथ फाउंड किया। और उसने कहा कि ये जो इस रीजन में पाए जाने वाले फॉसिल हैं, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं। और लेकिन इनके साइज जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, साइज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक जो है वो 10 मीटर का है और एक जो है वो 20 मीटर का है, लेकिन उनकी बाकी कंडीशंस, फूड और ईच एंड एवरीथिंग फंक्शन, वो जो वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो उनका सिमिलर है। फोसिल का जो कंसेप्ट है ये डार्विन के लिए न्यू नहीं था, और उसने क्या किया कि जो रिमेन्स होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स के, और वो बनते हैं किस दौरान में, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के दौरान में, तो वो उसको जो है वो फोसिल्स का नाम दिया जाता है। और वो इस पे बिलीव भी करता था। और इसमें अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें हमारे पास जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे वो जो सैलाब आया था, वो भी हमारे पास एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है। कैटास्ट्रॉफिक में आपके पास वोल्केनिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, या हैवी रेन होगी, जिससे डैमेज होता है कंट्रीज को, पॉपुलेशन को, तो वो हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं। और डार्विन ने क्या किया कि जो हमारे पास फोसिल होते हैं बेसिकली ये एविडेंस होते हैं कि जो स्पीशीज होती हैं कि वो चेंज हो रही होती हैं अर्थ पे टाइम के साथ साथ। ठीक है, उसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। और इसके अलावा जो कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो कि एक्सटिंक्ट कर जाती हैं, और कुछ उससे न्यू अराइज करती हैं, और कुछ जो है वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने के बाद हमें उसका नामो निशान नहीं मिलता, या कुछ जो है वो नियर टू थ्रेटन्ड होती हैं। यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड है। गैलापागोस आइलैंड में जब उसने मूव किया और 5 वीक्स तक उसने स्टे किया, तो उसने वहां पे क्या क्या कुछ देखा।
और उसने वहां पे गैलापागोस आइलैंड पे जो है वो लार्ज टोटाइजेस देखे, जो कि हमारे पास स्पीशीज जो है वो गैलापागोस टोटाइज के नेम से जाने जाते हैं। और इनका वेट हमारे पास कितना था, 250 kg। और इनका जो शेल था वो तकरीबन 1.5 मीटर डायमीटर में होता था। और ये तकरीबन कितने टाइम के लिए जिंदा रहे, तकरीबन 200 से लेकर 250 साल तक। इसके अलावा जो गवर्नर थे आइलैंड के, उन्होंने डार्विन को क्या बताया कि जो शेप्स होती है टोटाइजिस के, जो शेल होता है वो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट आइलैंड में पाए जाते हैं। जो ठीक है, जब फॉर एग्जांपल हमने भी पीछे जो है वो 4 आइलैंड्स पढ़े, और उसमें से वो जो एल्बेमारले आइलैंड है, वहां पे जो पाए जाने वाले टोटाइजेस के शेल हैं वो डिफरेंट हैं। और इसके अलावा डावर ने भी इस चीज को नोटिस किया। और उसके अलावा उसने ये भी देखा कि जो टोटाइजेस हैं जो डिफरेंट कर रहे होते हैं, ड्राई रीजन में कौन से होते हैं, और जो हमारे पास है मॉइस्चर रीजन है उसमें कौन से होते हैं। ड्राई रीजन में उसने बताया कि जो हमारे पास टोटाइजेस होते हैं, वो बेसिकली उनकी जो नेक होती है वो लॉन्गर होती है। लेकिन जो वेटर हाइब्रिडाइट्स में या फिर मॉइस्चर में पाए जाते हैं, उनकी जो नेक होती है वो स्मॉल होती है। और इसके अलावा ये जो टोटाइजेस होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर, या फिर जो मेन लैंड होता है एक हमारे पास, और वो जो आइलैंड होता है जहाँ से हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर भी हो सकते हैं और एक दूसरे से डिफर भी हो सकते हैं। अभी हम उसकी आगे एग्जांपल, ये जो अडॉप्टिव रेडिएशन है उसमें भी देखेंगे। अब उसने डार्विन ने वो जो गैलापागोस आइलैंड पे मूव किया, और वहाँ पे वो जो ट्रोटाइजेस देखे और उनकी वेजिटेशन भी देखी, और उसको वो यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड करता है ट्रोटाइजेस को। और वो 2 टाइप्स हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, एक हमारे पास वो टोटाइजेस होंगे जिनकी लॉन्गर नेक होंगी, और एक हमारे पास वो टोटाइजेस होंगे जिनकी शॉर्टर नेक होंगी। अच्छा, ये जो हमारे पास लॉन्गर नेक वाले टोटाइजेस हैं वो हमारे पास ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। और इसके अलावा ड्राई रीजन में पाए जाने के बाद वो लिटिल वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ड्राई जो रीजन होते हैं, एरियाज होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे वेजिटेशन इतनी अवेलेबल नहीं होती। और इसके अलावा जो ट्रोटाइजिस लॉन्गर नेक के होते हैं, उनको जो है वो इस इन्वायरमेंट में ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो ज्यादा उसी फूड पे रिलाई करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा फूड को हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टोटाइजेस शॉर्टर नेक के साथ होते हैं, वो मॉइस्चर रीजन में रहते हैं, और उस रीजन में हमारे पास जो शॉर्ट टोटाइज जो नेक रखते हैं टोटाइजेस, उस रीजन में वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट फूड पे सप्लाई पे रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, वो डाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें हमारे पास गैलापागोस फिंचेस की है, और यहाँ पे हम इसकी बाद में एग्जांपल देखेंगे। पहले इसको एक नज़र इसका थ्योरी को देख लें। गैलापागोस फिंचेस में हमारे पास 14 फिंचेस, बाज बुक्स में 13 आती हैं, बाद में 14 आती हैं, लेकिन ज़्यादातर 14 पे इत्तेफाक होता है। और डार्विन ने स्टडी की है डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस को, और डार्विन इस चीज़ को नोटिस करता था कि वो जो गैलापागोस आइलैंड पे पाई जाने वाली फिंचेस हैं वो कॉमन उनका एक इंसेस्टर है। और उसका ये आइडिया था कि वो जो फिंचीज होती हैं वो जो साउथ अमेरिका की जो मेन लैंड होती है वो उससे भी रिलेट कर रही होती हैं। और ये जो इनके इंसेस्टर्स होते हैं, और वो फिर उस तक वहां पे जो है वो इस आइलैंड पे पहुंच के इन फिंचेस को स्टडी करता है, और वो फिर इनकी जो है वो डिफरेंट फॉर्म बनाता है, सिंगल कॉलोनाइजेशन और उसके अलावा मल्टीपल कॉलोनाइजेशन। एक आइसोलेटेड फॉर्म में रहेगा और एक कॉलोनी की फॉर्म में रहेगा। फिर उसने जो है वो फर्स्ट जो बर्ड पॉपुलेशन होती है जो कि उस लैंड पे सेटअप थी, उसने जो है वो उसको देखा, और उसके बाद वो फिंचेस जो कि डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते थे उसने उसको स्टडी किया। और इस तरह से उनके हैबिटेट्स, वो जो बर्ड्स वहां पे रहते थे और वो जो प्रीडेटर्स वहां पे रहते थे, उनके डिफर थे। और जो इंसेस्ट्रल हमारे पास फिंचिस थी, जो सबसे पहले पाई जाने वाली थी, वो सीड ईटर थी, वो जस्ट सीड पे अपनी फूड के लिए डिपेंड करते थे। इसके अलावा फिर जो है वो उसमें हैबिटेट्स चेंज हुए, और हैबिटेट चेंज होने के साथ साथ फिर हमारे पास जो है वो फूड चेंज हुई, और उनकी जो है वो हमारे पास बीक चेंज हुई। और फिर हमारे पास जो स्पीशीज देखने के, जो स्मॉल आइलैंड था जिसको कोकोस आइलैंड का भी नेम दिया जाता है, वहां पे हमारे पास जो है वो स्पीशीज जो है वो अडॉप्ट की जाती थी, स्पेसिफिक हैबिटेट जिनका होता था वो स्पीशीज वहां पे देखने को मिलती थी।
ये जो फिंचेस हमारे पास थी बेसिकली इनका साइज भी डिफर था और इसके अलावा इनकी शेप्स भी डिफर थी। और वो टाइम के साथ साथ वो जो सीड खा सकती थी वो खा लेती थी, और टाइम के साथ अगर कुछ नहीं खा सकती थी तो उनकी बीक इन्वायरमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती थी। और इस तरह से जैसे फूड चेंज होती थी तो उसके साथ, जिसको हम डाइटरी एडाप्टेशंस का भी नाम देते हैं, तो इन फिंचेस की बिल और इनका साइज भी चेंज हो जाता था। और इन फिंचेस इनकी जो गैलापागोस आइलैंड पे ये जो सारी हमें स्टोरी देखने को मिलती है, उनकी शेप्स और उनकी बीक्स, ठीक है, और उनकी जो फूड की अकॉर्डिंग उनकी बीक चेंज होती है। ये हमारे पास एग्जांपल है अडॉप्टिव रेडिएशन का, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द इंसेस्टर स्पीशी। जो न्यू स्पीशी बनेगी जो कि पहले की मौजूदा स्पीशीज होगी उससे। और इन रिस्पॉन्स किसके बढ़ेगी कि जब हैबिटेट भी चेंज होगा, जिसको हम डाइटरी एडाप्टेशंस कह रहे हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट कह रहे हैं, तो उस दौरान में इसको जो है वो हम अडॉप्टिव रेडिएशन का नाम दें। अब इसकी यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। और यहाँ पे ये आपको एग्जांपल देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हमारे पास इंसेस्ट्रल स्पीशीज और उनको तीन ये जो हमारे पास 5 टाइप्स हैं उसमें डिवाइड किया गया। एक हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो इंसेक्ट्स हैं, और एक हमारे पास वो हमारे पास फिंचेस हैं जो कि सीड्स पे रिलाई करते हैं, और एक वो है जो कि कैक्टस को जस्ट खाते हैं। अगर आप कैक्टस को देखें तो वो हमारे पास प्लांट्स में ही आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास फिंचेस वो हैं जो कि इंसेक्ट्स पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सीड पे जो सॉस सबसे पहले जो खाए जाने वाली है, जिसमें हमारे पास मीडियम ग्राउंड फिंच है, स्मॉल ग्राउंड फिंच है, ठीक है, उसके अलावा लार्ज ग्राउंड फिंच है, और शार्प जो है वो बिग ग्राउंड फिंच है। अच्छा, अगर आप स्मॉल में देखें तो आपका ये जो बी का एरिया होगा ये आपको स्मॉल नजर आ रहा होगा, और इसके एज कम्पेयर टू यहाँ पे आप देखें तो इसको ये आपको मीडियम दिखाई देगा। अच्छा, लार्ज में आप देख रहे हैं ये मीडियम से एज कम्पेयर टू ये आपके पास लार्ज हो गई है। और ये आप बीक अगर देखें इसकी, तो इसकी है आपके पास स्मॉल ही, बट वो शार्प हो गई है। जैसे हमारे वो जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी जो कैनाइन्स होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं, ठीक है, और वो आसानी से जानवरों का चीर फाड़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास वो फिंचेस आ जाते हैं जो कि कैक्टस पे करती हैं, और ये जो कैक्टस एक हमारे पास हो जाते हैं ग्राउंड फिंच के, और एक कैक्टस हमारे पास है जो वो स्मॉल, और एक हमारे पास लार्ज जो है वो कैक्टस ग्राउंड फिंच रखते हैं। और ये हमारे पास ये इस तरह से होती है इसकी फिंच। और ये हमारे पास जो है वो इंसेक्ट, और हमारे पास जो है वो कुकोस फिंच जो कि कुकोस आइलैंड पे रहते हैं, और इसमें हमारे पास ये इस तरह की होगी। और अगर आप वार्बलर फिंच को देखें तो ये आपके पास ये इस तरह की होगी जैसे कैनाइन की शेप होती है। यहाँ पे ये आपके पास वो फिंचेस आ जाती हैं जो कि टूल यूज यहाँ पे लिखा है कि जो वुड पैकर होती है फिंच, ये क्या करती है कि उसमें वो जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसमें भी अपने बी को यूज करते हुए अपने लिए स्पेस बनाने की जगह रखती है अपने लिए घर। और दूसरी आपके पास मैंग्रोव फिंच है, और इसकी आप भी जो है वो देखिए वो ये जो हमें अदर स्पीशीज पड़ी हैं इनसे मैच नहीं करती। यहाँ पे आपके पास है स्मॉल इंसेक्टिवोरस ट्री फिंच, जो कि जस्ट वो जो इंसेक्टिवोरस उनको कहते हैं जो इंसेक्ट पे अपनी फूड के लिए रिलाई करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये मीडियम साइज आ जाती है, और यहाँ पे आपके पास ये लार्ज आ जाएगी। और ये प्लांट्स में जो करती है जिसको हम वेजिटेरियन ट्री फिंच कहते हैं, उसको कोई जो है वो नोकीली अपनी चोंच रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो चीर फाड़ के लिए या उसको ज्यादा वर्किंग नहीं करनी। प्लांट्स को आप पता है कि अगर आप उस पे थोड़ा सा भी करें तो वो इजीली उसको आप ब्रेक कर सकते हैं अपनी फूड के लिए, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो इसी तरह से आप डायग्राम में ये बीक्स नहीं, आप जस्ट उसके नेम्स लिखेंगे। आप ये प्लांट बनाने की बजाय ये जो हमारे पास बर्ड होगा फिंच होगा इसको बनाने की बजाय आप जस्ट इसकी बीक से भी जाहिर कर सकते हैं कि ये स्मॉल है, ये मीडियम है, और ये लार्ज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन, ये इसको नेक्स्ट में देखेंगे।